नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में, परिभाषा और इसके प्रकरणम के बारे में जानेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, जहां आप लोग अभी अध्ययनरत हैं, पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्मित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 9वीं एंड 10वीं। ठीक, संस्कृत व्याकरण विधि संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरणम। ठीक, द्वितीय पाठ और व्याख्या, इसकी व्याख्या पर चलेंगे। सबसे पहले हम तो इसकी परिचय पर चर्चा करेंगे। ठीक, क्या लिखा हुआ है, व्यवहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अवहित किया जाता है, इसी नाम को संज्ञा भी कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का बहुत महत्व होता है। इनका प्रयोग लाघव के लिए किया जाता है और संज्ञाओं एवं परिभाषाओं को समझने से व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। कुछ संज्ञाएं एवं परिभाषाएं नीचे दी जा रही हैं, इनको ध्यान से देखिए। संज्ञाओं का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जान लें। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने अधिकतर ये ही पढ़ा है कि ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनी पर्सन प्लेस, ऐसा कुछ है क्या इंग्लिश में? ठीक, या हिंदी में पढ़ा हुआ है कि किसी स्थान व्यक्ति विशेष के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन संस्कृत थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बतलाती है। संस्कृत आपको ये कहती है कि किसी की पहचान ही उसकी संज्ञा है। संस्कृत कहती है किसी की पहचान ही उसकी संज्ञा है, वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, कुछ भी हो, उसकी पहचान उसकी संज्ञा कहलाती है। संस्कृत बस एक ही शब्द में आपको बताना चाहती है कि किसी की पहचान। ये क्या है, आप देख पा रहे होंगे इसको, ये क्या है, ये कलम लिखी हुई है, कलम है ना, इसी से हम लिखते हैं। आपकी भाषा में अगर कहें तो इसको पेन कहते हैं, स्टाइलिस भी कहते हैं इसको। ठीक, लिखने की ये हमारा पेन है, तो इसको हम संस्कृत में अगर कहेंगे तो कलम इसकी संज्ञा है। क्या है, कलम इसकी संज्ञा है। आप देख रहे होंगे एक यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर नेत्र सुरक्षा यंत्र भी लगाए हुए हूँ, जिसे आप लोग कहते हैं चश्मा। ठीक है ना, चश्मा बोलते हैं ना, और इसको हम ऐनक भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो इनकी ये पहचान है। हम जब किसी वस्तु को जिस नाम से जानते हैं वो उसकी पहचान कहलाती है और वही हमारी संज्ञा कहलाती है। वो कुछ भी हो, आप उसको जिस नाम से जानते हैं वही उसकी संज्ञा है। जैसे आपका नाम सोनू है, मतलब आपका नाम जो सोनू है, सोनू आपकी संज्ञा है, आपकी पहचान है। ध्यान समझ में आ गया ना? अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर संज्ञाएं बतलाई गई हैं, जिसको जिस बारे में दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानकारी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आगम दिया गया है, आगम दिया हुआ है। आगम को आप देखें, लोप आगम आदेश अवर्ण विकारः, ये आगम होता क्या है, इसको भी हमें जानना चाहिए। ये आगम होता क्या है? हम आगम कहते हैं आने को, आगम कहते हैं आने को, बिल्कुल सही बात आप पकड़े हो। देखिए, किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर के बैठ करके उससे संयुक्त हो जाता है तब वह आगम कहलाता है। मित्रवदागम, जैसे वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष छाया। यहाँ वृक्ष के आ एवं छाया के छा के मध्य में चा का आगम हुआ है। समझना, पूरी बात को समझना। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां ले जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, विकार, ये विकार हमारी भाषा में, हमारी व्याकरण में 3 प्रकार के बतलाए गए हैं। एक तो बतलाया गया है लोप,
लोपागमः देशः, लोपागम देशः, लोपागमादेशाः वर्ण विकारः, वर्ण विकारः। ये वर्णों के विकार होते हैं। क्या होते हैं? ये वर्णों के विकार होते हैं। अब इसको आपको देखो, सबसे पहला दिया है इन्होंने लोप, लोप। दूसरा दिया हुआ है आगम। क्या दिया है? आगम दिया हुआ है। फिर इसके बाद दिया हुआ है आपका आदेश। ये तीन प्रकार के हमारे वर्ण विकार होते हैं और तीनों वर्ण विकारों में यहां पर एक आया हुआ है आगम। ठीक, जब दो पद होते हैं, जैसे मान के चलिए ये दो दोस्त बैठे हुए हैं। क्या बैठे हैं? ये दो दोस्त आपके बैठे हुए हैं चेयर पर, यहां डाले हुए। ठीक है ना? और ये बहुत दिनों से मिले हैं। ये दो दोस्त आपके ये बैठे हुए हैं। मैंने अच्छा नहीं बनाया है तो हंसना मत, मैं तो ऐसे बना दिया हूँ। ठीक है, हंसना मत, बता दिया मैंने। आपसे अच्छा बनता है तो आप अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन मुझसे नहीं बन रहा है तो मैंने आपको केवल यहाँ पर बता दिया है कि ये दो दोस्त बैठे हुए हैं। ठीक, यहाँ पर एक टेबल है और टेबल पर ये बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर आपका एक जिगरी यार जो आपको बचपन से आपके साथ में खेलता रहा है और वो आता है 5-6 साल के बाद आपसे मिलता है, वो यहाँ से चला आ रहा है, तो उसको देख कर के आप दोनों लोग खड़े हो जाते हो। अरे वाह क्या बात है गुरु, बहुत दिनों के बाद मिले हो। ऐसे हम बात करते हैं, अरे गुरु क्या बात है, बहुत दिनों की ईद का चांद आज दिख गया है। ऐसा बोल देते हैं ना हम लोग। मित्र आता है, गले मिलते हैं और दोनों लोग अपने बीच में क्या है, उसको यहाँ बैठा लेते हैं, बीच में बैठा लेते हैं। लेकिन दोनों में कोई क्या है, भेदभाव नहीं रहता है। दोनों बैठा लेते हैं और आपस में फिर बातचीत करते हैं। इसीलिए यहां पर कहा है कि किसी वर्ण के साथ जब कोई दूसरा वर्ण आता है तो वह मित्रवत पास आकर के बैठ जाता है, मित्रता के समान। और दुश्मन होता तो क्या यहाँ बैठाला जाता? नहीं। अगर इससे लड़ाई हो गई होती, इनकी इस दोस्त से बोलाचाली ना होती, अगर ये बोलते नहीं होते एक दूसरे से, तो क्या वो बीच में बैठालते? नहीं बैठालते। ठीक, लेकिन उससे उनकी क्या है, बहुत गहरी दोस्ती है, मित्रवत व्यवहार है, इसीलिए उन्होंने उसको बीच में बैठा लिया। तो इसीलिए व्याकरण शास्त्र में जो आगम होता है वो कैसा होता है, मित्रवत आकर के बैठ जाता है, संयुक्त हो जाता है, तब उसे आगम कहलाता है। तब वह कैसा होता है, आगम। इसीलिए यहाँ मित्रवदागमः कैसा होता है, मित्रवदागमः। आगम कैसा होता है, मित्रवत। देखो यहां लिखा होगा मित्रवदागमः। आगम कैसा होता है, मित्रवत होता है, मित्रता के समान होता है। जैसे यहां उदाहरण के लिए यहां दिया उन्होंने वृक्ष छाया, तो इसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, एक और दूसरा, जैसे ये लिखा हुआ है बी प्लस छेद। ठीक, बी में छोटी ई और यहाँ छा है, तो दोनों के बीच में जब हम देखते हैं तो च आ जाता है और हमारा पद क्या बनता है, विच्छेद बनता है ना। तो च आ गया, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं आया, कोई अंतर नहीं आया। देखो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, और च आकर के आराम से बैठ गया है। जैसे यहाँ पर वृक्ष प्लस छाया, तो आपका पद क्या बन गया है, वृक्षाया, वृक्ष छाया, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे ऐसे आगम विकार को हम क्या कह देते हैं, आदेश। आगम मित्रवत आगमः, कैसा होता है, मित्रवद आगमः। फिर इसके बाद आदेश आ गया है। अब आदेश को भी देख लो, यहीं पर दिखाई दे रहा हूं। ठीक है, ये आदेश भी देख लीजिए। ठीक, चलिए अब इसको यहां से, ये जिसकी जरूरत है उसको देख लीजिए। आदेश क्या कहलाता है, आदेश नीचे लिखा हुआ है। ठीक, इसमें लिखा है किसी वर्ण को हटा करके जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठ जाता है तो वह आदेश कहलाता है। शत्रुवदादेश, जैसे यदि धन अपि, यद्यपि, यहाँ पर ई के स्थान पर यह आदेश हुआ है और यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है। पूर्व तथा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घादि रूप में एक आदेश भी होता है।
नहीं आया समझ में, बिल्कुल नहीं आने दो। अब देखो मैंने तो आपको बता दिया आगम कैसा होता है, मित्रता के समान। दो दोस्तों के बीच में तीसरा दोस्त आकर के बैठ जाए वो मित्र है और बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन अगर यहीं पर इन दोनों में लड़ाई हो जाती जैसे, ठीक, तो उसको हटा दिया। मान के चलिए आप, ये बहुत सारी यहाँ पर चेयर डली हुई है, क्या डली हैं, ये बहुत सारी चेयर डली हुई हैं, ठीक, ये सोफा डले हुए हैं और कोई मीटिंग चल रही है और आकर के कोई आता है और आपको यहाँ से आगे वाली सीट से हटा देता है और कहता है चलिए पीछे, आपको यहाँ बैठाल देता है और यहाँ आपको किसी दूसरे को ला करके यहाँ इसको बैठाल दिया, मोटू सेठ को, ठीक है, ये इसको बैठाल दिया, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। जब आपको यहाँ, आप आगे बैठे थे, आपको उठा करके उन्होंने कहाँ रख दिया, पीछे रख दिया या भगा दिया कि हटिए यहाँ से जाइए, और दूसरे को यहाँ बैठाल दिया, और दूसरे को यहाँ बैठाल दिया, तो ये हो गया है शत्रु, दुश्मन की तरह। आपको, आप उसको, जिसने आपको उठाया है, आपको लग रहा है कि ये मिल जाए ना मुझे तो मैं इसको भी कह दूंगा कि तुम निकलो यहाँ से, ऐसा अंदर से ऐसा भाव आता है, तो ये कहलाता है शत्रुता का भाव, शत्रुवद आगमा, ठीक। और भगाया है ना। अब इसमें और भी मैं आपको बता दूं क्या होता है आदेश, ये हमारा शत्रुता के समान। शत्रुता तो किसी से भी हो सकती है, बोलो हो सकती है कि नहीं? और शत्रु का लड़ाई ही करना शत्रुता नहीं है, भाव आ जाना भी शत्रुता है, ठीक। आपने देखा होगा, आप लोग घर में रहते हैं, दो भाई हैं, ठीक, देखना आप शत्रुता का भाव देखना कैसा होता है। शत्रुता का भाव, दो भाई हैं, तो पापा ने कहा या मम्मा ने कहा छोटे वाले भाई से, दोनों लोग बढ़िया पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो छोटे वाले के पास जाती है मम्मा, जाती है या पापा जाते हैं, तो पापा जाते हैं और कहते हैं ये 20 रुपये पकड़ो या 30 रुपये पकड़ो, जाओ दूध लेकर के आओ। छोटे वाले से बोलते हैं, वो भी गेम खेल रहा हो, बड़ा भी गेम खेल रहा है या पढ़ रहा है या बैठा हुआ है टीवी देख रहा है, तो अब पापा से तो कुछ नहीं बोल सकता है वो, तो उसने 20 रुपये ले लिए, 20 रुपये ले लिए और मम्मा के पास जाता है। मम्मा जब देखो, जब पापा जी मुझसे बोलते रहते हैं और भैया भैया से कुछ नहीं बोलते हैं, गुस्सा हो गए ना तुम। फिर मम्मा कहती है, क्या कहती है, जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो यहाँ से, पापा ने बोला है ना तो जल्दी से लेकर के आओ दूध। तो वो दूध लेने के लिए भाग जाता है। फिर अब मम्मा ने भी डांट दिया, पापा ने भी डांट दिया, तो फिर भी वो दौड़ते हुए फिर जाएगा, गुस्से में निकालेगा साइकिल को बाहर, निकालेगा खट 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 और बाहर निकालेगा और चलाता जाएगा, साइकिल को चलाएगा। जब देखो जब पापा मम्मा मुझसे बोलते रहते हैं, भैया से कुछ नहीं बोलते हैं, जब देखो जब, और 20 रुपये जो लिए है उसको ऐसे 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 गुस्से में मसलता जाएगा। ये क्या है? ये हमारा आदेश है। आदेश क्या है? पापा ने आदेश दिया ना, आदेश हमेशा शत्रु के समान होता है। आदेश कैसा होता है? शत्रु के समान होता है। मैंने कहा यहाँ से तुम जाओ तो तुमको बुरा लगेगा, मैं कहूँ प्लीज थोड़ा आप चलिए यहाँ से। तो आदेश देना अलग चीज है, आदेश दिया ऑर्डर, ऑर्डर हमेशा क्या लगता है, नहीं तुमको ऐसा करना पड़ेगा, तो ये आदेश हो गया, करना ही पड़ेगा, तो ये आदेश आपको बुरा लग जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा थोड़ा इसको कर लीजिए, आप कर लेंगे कि नहीं? इसीलिए आदेश जो ऑर्डर होता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए हमेशा गुस्सा, आदेश शत्रु के समान होता है। तो यहां पर भी आदेश ही है, ये भी व्याकरण में आदेश होता है। आपने देखा, जैसे एक क्लास चल रही है, चलिए मान के चलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे कह दूं, आगे बैठने वाले बच्चे से कहूं जाओ बेटा थोड़ा सा सर के लिए पानी लेकर के आओ, मैंने कह दिया जाओ थोड़ा सा वहां से पेन लेकर के आओ। एक दिन तो आप ले आओगे, 2 दिन ले आओगे, लेकिन मैं डेली आपसे कहूंगा बेटा थोड़ा पानी लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ। एक दिन कहोगे, मन में सोचते जाओगे, जब देखो जब गुरुजी मुझको ही बोलते रहते हैं और कोई नहीं उनको दिखता है, ठीक है। लेकिन क्यों? उसको जैसे पापा की आज्ञा को नहीं टाल सकते, वैसे गुरु की आज्ञा को नहीं टाल सकते हैं। आदेश है, लेकिन मन में भाव आ जाता है, ऐसा बार बार ऐसा भाव आता है, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत फिर कभी बात नहीं करेगा, ऐसा नहीं। आदेश का मतलब भाव, ठीक। तो यहां पर एक शब्द जैसे ये आ गया है यदि, यदि धन अपि, इसी के आधार पर मैं समझा रहा हूं जो इसमें लिखा हुआ है। यदि धन अपि लिखा हुआ है तो इसमें क्या करना है, जो दा में ई लगी है ना, देखो ये दा में से मैंने क्या कर दिया, ई को बाहर कर दिया और अपि आपका ज्यों का त्यों रहेगा। तो ई के स्थान पर यण संधि से ई को हटा दिया जाता है और या को ले आया जाता है। तो
ई को हटाया तो ई को बुरा लगा होगा भैया, लगा होगा कि नहीं? तो ये ई आपका यहाँ से हट जाएगा, हट गया, ई हट गया, या आ गया। अब इन दोनों को मिला दोगे तो दा और या, ये दा और या ऐसे बन जाता है द्या, और लास्ट में आपका पी बचा हुआ है, यद्यपि बन जाएगा। ठीक, ये वाला आ तो इसमें मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा यद्यपि। जब किसी वर्ण को हटा दिया जाता है, ठीक, देखो वो यहाँ देखो यदि धन अपि से यद्यपि बना है, यहाँ ई के स्थान पर या आदेश हुआ है, यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर भी, मतलब यहाँ आगे भी हो सकता है और पीछे वाले वर्ण में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो व्याकरण में आदेश हमेशा कैसा होता है? शत्रुवत होता है। आदेश कैसा होता है? शत्रुवत होता है। और इसी की अभी हम लोग संज्ञा और परिभाषा, ये सारी चीजें इसमें बता रहे हैं क्योंकि ये इसका जड़ है, ये इसकी जड़ है, इसलिए इनको जानना चाहिए हमें। अब इसके बाद उपधा आया है। उपधा भी एक हमारी संज्ञा है। क्या है? उपधा भी संज्ञा है। किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण मतलब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपका एक शब्द है जैसे महत, ठीक, यहाँ दिया हुआ है ना महत, तो ये ता दिया हुआ है। ता आपका अंतिम वर्ण है। अंतिम वर्ण क्या है? देखो ये लिखा है अंतिम वर्ण से पूर्व, माने पहले क्या है? हा। पहले वर्ण ता से पूर्ववर्ती क्या है? हा है ना, इसमें विद्यमान जो आ है। अब हा में भी एक आ है, वह हमारा क्या है? उपधा संज्ञा है। वह हमारा क्या है? उपधा संज्ञा है। ठीक, तो ध्यान पहले देख लें। किसी शब्द के अंतिम वर्ण के पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। जैसे चिंत में ता, चिंत में क्या है? ता, और अंतिम वर्ण है और उससे पूर्व न, उपधा है। ठीक, अलो अंत्यात पूर्व उपधा इसमें सूत्र लगता है। जैसे महत में अंतिम वर्ण ता से पूर्ववर्ती हा में विद्यमान आ उपधा संज्ञक है। अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अब कोई भी आपको शब्द ले लेना है। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है पुस्तकम। क्या लिखा है? पुस्तकम। तो पुस्तकम में अंतिम वर्ण क्या है? म। म के पहले क्या है? का। तो देखो ये बन जाएगा आपका पुस्तक। ठीक, और पुस्तक में हलंत, का में हलंत लगाओगे तो आ निकल आएगा। तो ये हमारा क्या है? इसका का में जो आ है वो उपधा संज्ञा है। क्या है? का में जो आ है। आप अपने अक्षर के आगे, आप अपने किसी भी वर्ण के आगे ऐसी अगर देखना तो अंतिम वर्ण के पहले वाले वर्ण में जो स्वर होता है उसी की क्या है, और व्यंजन होता है उसका हमारा क्या हो जाता है? उपधा हो जाता है। जैसे यहीं पर मैंने आपको लगा दिया है, जैसे क्या, जैसे यहाँ लिखा है परिवारम। क्या लिखा है? परिवारम। तो माँ से पहले रा है, रा में जो आ है उसकी उपधा संज्ञा हो जाएगी। ठीक, उसकी उपधा संज्ञा होगी, और जिसकी उपधा संज्ञा होती है तो क्या कह रहा? अलो अंत्यात पूर्व उपधा से उपधा संज्ञा होकर के दीर्घ हो जाता है। ठीक है ना? अल अंत्यात, अलो अंत्यात लिखा ना, अल अंत्यात, अंत्यात, अल अंत्यात बराबर अलो अंत्यात, अल अंत्यात पूर्व उपधा। ठीक, तो लास्ट में जो हमारा अल प्रत्यय वर्ण है और अंत का जो वर्ण है उसको पहले वाले वर्ण को हम क्या कर देते हैं? उपधा संज्ञा कर देते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले जानना है हमें पद। पद क्या है? अब यहां से शुरुआत होगी। पद किसी भी डिजिट को, जैसे ये लिखा हुआ है एक शब्द, ये लिखा हुआ है राम, ये लिखा हुआ है कमल, कमल, ये शब्द लिखे हुए ना, वही हम लोगों को जानना है कि ये शब्द कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं। ठीक, ये शब्द बन रहे हैं तभी तो फिर वो, जैसे मैंने कह दिया है कि राम जाता है, तो राम किसी का नाम है तो वो उसकी पहचान है। ठीक, अब उस पहचान को जानने के लिए हमें संज्ञा को जानना होगा। संज्ञा कैसे बनती है? तो उसने कहा कि संज्ञा के साथ सु औ जस, सु औ जस आदि नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्यय एवं तिप तस झी आदि क्रियापदों में आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक हैं। सु औ जस अह आदि तथा धातुओं के साथ तिप तस झी। ठीक, और आदि विभक्तियों के जुड़ने से सुबंत और तिगंत शब्दों की पद संज्ञा होती है सुप्तिगंतम पदम। ठीक है, सुप्तिगंतम पदम। अब इसको हम बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखते हैं कैसे, पहले इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए,
हमारी व्याकरण में एक तो होता है शब्द और एक होता है हमारा धातु। एक तो होता है शब्द और एक होता है धातु। तो शब्द में आते हैं नाम, राम, सीता, गुरु, शिशु, शिशु, ठीक, पिता, पितृ, ये हमारे क्या है, ये हमारे शब्द हैं। और यहीं पर अगर जैसे हम कह दें कि धातु क्या है, गम, पा, दा, ठीक, ये धातु हैं। क्रियाएं, क्रियाएं हैं, धातु को हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, ये क्रियाएं हैं, ठीक। इनको शब्दों को बनाने के लिए 21 प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। कितने, 21। और इनके लिए 18 प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ने वाले। इनको बनाने के लिए 21 प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है और इनको बनाने के लिए कितने प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, 18 प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रत्यय हमारे कौन है, जैसे इसमें दिया हुआ है 21 प्रत्यय होते हैं हमारे कौन कौन से, सु औ जस, ठीक है। अब इनको मैं आपको शॉर्टकट से बताना चाहूँगा, अभी आगे मैं बताऊंगा, अभी इनको लिख कर के भी आप लोग भी सीख सकते हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। और इनको एक बार सीख लोगे दोबारा आपको शब्द बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आपसे बनने लगेंगे, ठीक। ये 21 प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, स्वौज समौठ छष्टाभ्याम भिस्गेभ्याम भ्यस घसिभ्याम भ्यस घसोसाम गियो सु, ठीक। सु औ जस अम औट सस टाभ्याम भेस गेभ्याम भ्यस गसभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओ सु, ये हमारे 21 प्रत्यय होते हैं। 21 प्रत्ययों को हम लोग देखते हैं तो इनको विभक्तियों के आधार पर होते हैं, क्योंकि हमारी सात विभक्ति होती हैं। सातों विभक्तियों में सु औ जस इति प्रथमा विभक्ति में सु औ जस लगता है, सु औ जस इति प्रथमा, अम औट सस इति द्वितीया, टाभ्याम भिस इति तृतीया और गसभ्याम भ्यस इति चतुर्थी, गस ओस आम इति षष्ठी और गी ओ सुप इति सप्तमी। ये हमारे इस प्रकार से बन जाते हैं 21 प्रत्यय। और उसी प्रकार से यहाँ पर उन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ कि प्रत्यय में जो हमारी क्रियापद हैं और क्रियापदों में भी 18 प्रत्यय लगते हैं। 18 प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से बतलाएंगे आप लोग भी। 18 प्रत्यय जो हमारे होते हैं वो 18 प्रत्यय होते हैं, तिप तस झी, सिप थस था, मिप बस मस, ता ताम झा, थास आथाम ध्वम, इड वही महिंग, ठीक। तिप्तस झी सिप्थस था मिप बस बस ताताम झा था सा थाम ध्वम इड वही महिंग। यहाँ लिखा है ना, देखो ये लिखे तिप्तस झी, तिप्तस झी और तिप्तस झी। अब तिप्तस झी, झी को अंत आदेश हो जाता है, मैं आपको अभी ये बताऊंगा। समझ में आया। तो इसमें जो हमारे 21 प्रत्यय लगते हैं और इसमें जो हमारे 18 प्रत्यय लगते हैं, उनके आधार पर हम इनको देखते हैं। अब इनको जब हम लोग देखते हैं तो इसमें दिया हुआ है जैसे यथा, आप देखें। अब इनकी जो पद संज्ञा होती है वो सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, सुप्तिगंतम पदम सूत्र से, ठीक। इसमें सूत्र भी लिखा है। और जो हमारे शब्द रूप होते हैं, एक मिनट देख लीजिए इसको, ये शब्द रूप है, इसीलिए इनको कहते हैं हम सुबंत। क्या कहते हैं इनको, सुबंत। और इनको कहते हैं हम तिगंत। क्या कहते हैं इसको, तिगंत। तिगंत, सुबंत और तिगंत, समझ में आ गया, तिगंत ऐसे। अब इनको ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से आपने देखा है ना, ये जो सु है और लास्ट में आता है हमारा पा, तो यहाँ से ये सुप प्रत्याहार बनता है। आप लोगों ने पहला वर्ण विचार वाला चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वहाँ देख लेना प्रत्याहार कैसे बनते हैं। ये सुप प्रत्यय है और ये आपका तिंग प्रत्यय है, और इसी प्रत्यय के आधार पर इसको कहते हैं सुबंत, इसको कहते हैं तिगंत। इसीलिए सुबंत और तिगंत की कौन सी संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है। हम लोग जानते हैं, तो देखो किसी भी क्रिया को, जैसे मैंने कह दिया है आपको, क्या खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलते हो तो उसको किसके नाम से जानते हो, क्रिकेट के नाम से जानते हो। आप पादुकंदुकेन फुटबॉल खेलते हो तो उसको किसके नाम से जानते हो, फुटबॉल के नाम से जानते हो। तो क्रियाओं को भी हम, खेलने की क्रियाओं को भी उसी के नाम से जानते हैं। क्या खेल रहा है, बोले फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या खेल रहा है, बोले क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो, चेस खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो, कैरम खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड। और क्या खेल रहे हो भैया,
क्या खेल रहे हो? बोले कुछ नहीं, बस रनिंग कर रहा हूं। तो हम क्रियाओं को भी उनके नाम से जानते हैं और शब्दों को भी हम उनके नाम से जानते हैं। इसीलिए सुबंत और तिगंत की क्या होती है? पद संज्ञा होती है। जैसे यहाँ रामः रामौ रामाः तथा भवति भवतः भवन्ति। केवल पठ नम वद तथा राम इत्यादि को पद नहीं कह सकते हैं। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती है उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आपदम न प्रयुंजीत, जिसकी पद संज्ञा नहीं होती है वो आपका भाषा में ही प्रयोग में नहीं लाया जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। भाषा में प्रयोग करने के लिए आपको पद संज्ञा उसकी करनी पड़ेगी। सुप्तिगंतम पदम से सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा निष्ठा संज्ञा। तो कितवतु निष्ठा यहाँ पर हमारी, ठीक, कितवतु निष्ठा एक सूत्र होता है तो उनकी द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है। कित और कितवतु तवत प्रत्ययों को निष्ठा संज्ञा कहते हैं। कितवतु निष्ठा एक सूत्र होता है और इनके प्रयोग से भूतकालिक क्रियाओं का निर्माण किया जाता है, जैसे गतः गतवान आदि। ठीक, मतलब हमारे काल भी कितने होते हैं? 3 होते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। ठीक, अगर हम बात करें भूत भविष्य वर्तमान की, ये भूत हो गया, ये भविष्य हो गया और ये आपका वर्तमान हो गया। भूत भविष्य और वर्तमान ये दिए हुए हैं। ठीक, अब इसमें भूत जो होता है वो हमारा कहलाता है यहाँ लंग लकार। क्या कहलाता है? लंग लकार। भूतकाल क्या कहलाता है? यहाँ लंग लकार। और भविष्य काल क्या कहलाता है? लृट लकार, लृट लकार। और वर्तमान कहलाता है लट लकार। वर्तमान क्या कहलाता है? लट लकार। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रख लेना है कि जो ये हमारी कितवतु निष्ठा है, जो ये निष्ठा संज्ञा होती है, तो कित और कितवतु प्रत्यय की होती है, 2 प्रत्ययों की। पूरे व्याकरण में अगर आपसे पूछा जाए कि किन 2 प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है तो आप कह सकते हो कि 2 प्रत्यय हैं, कित और कितवतु निष्ठा। ठीक, कित और कितवतु 2 प्रत्यय, एक तो कित और कितवतु, दोनों की क्या होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। और किसमें बोध कराते हैं? उनके रूप बनते हैं हमेशा भूतकालिक, पास्ट में, बीते हुए की बात करेंगे। वो किसकी बात करेंगे? बीते हुए की बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। समझ में आ गया? वो किसी की बात नहीं करेंगे, केवल बीते हुए की ही बात करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? ठीक, फिर इसके बाद उन्होंने कहा जैसे गम धातु से गतः बनता है, गम धातु, और गम धातु से कितवतु प्रत्यय लग करके गतवान बनता है। यहाँ कित प्रत्यय लगा है, यहाँ पर कितवतु प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये बन जाएगा गतः और गतवान। फिर इसके बाद आपका ये विकिरण दिया हुआ है। विकिरण का मतलब होता है आपको किसी धातु के बारे में थोड़ा सा अंदर से जान लेना, विकिरण कर लेना कि वो धातु आखिर कैसे निर्माण करती है, कोई भी पद का कैसे निर्माणाधीन करती है। ठीक, तो यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा आपको जब भी पूछा जाए, आपकी व्याकरण में आपके प्रश्न बनते हैं, अभी एक्सरसाइज में भी प्रश्न आपके बनेंगे इसके, तो उसमें कहा है कि कित और कितवतु के द्वारा क्या होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। कित और कितवतु के द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है। आपसे पूछ लिया जाए प्रत्यय जो होता है कित और कितवतु, वह प्रत्यय कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो कह दो जब उसका प्रयोग धातुओं में किया जाता है। किसमें? धातुओं के साथ प्रयोग किया जाता है, और लेकिन यह भूतकालिक क्रिया का बोध कराने वाले होते हैं। इसलिए हम लोगों को आगे ये जो कितवतु निष्ठा हमारा सूत्र लगता है, कितवतु निष्ठा, ये दोनों सूत्रों परीक्षा में भी बार बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन से 2 प्रत्यय हैं जिनकी निष्ठा संज्ञा होती है। बहुत बार परीक्षाओं में ये आ चुका है, इसलिए 10th वाले विशेष रूप से ये जान लें कि ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि निष्ठा संज्ञा कौन से प्रत्यय हैं। तो आपको ध्यान रखना है कित और कितवतु 2 प्रत्यय हैं। कौन सा? एक है कित प्रत्यय जिसमें ता शेष रहता है, और एक है कितवतु प्रत्यय जिसमें तवत शेष रहता है। ये आपके 2 प्रत्यय हैं जिनको निष्ठा संज्ञा कहा जाता है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भूतकालिक क्रियाओं में इनका प्रयोग किया जाता है। जो पास्ट में जो हमारा बीत गया है उसमें भूतकालिक क्रियाओं के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है, निर्माण किया जाए, जैसे गतः गतवान आदि। अब विकिरण देखें, विकिरण, विकरण, विकरण देखें, धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में आने वाले शप आ, शयन या श्नु, नु आदि प्रत्यय विकरण कहलाते हैं। जैसे भवती में भू ति के मध्य में सप हुआ है, भू प्लस आ प्लस ति, तो विकरण भेद से ही धातुएं 10 विभिन्न गणों में विभक्त होती हैं। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है यहाँ पर। जैसे हम लोग देखते हैं
जैसे ये भूति बना हुआ है, ठीक है ना, भू प्लस तिप से भवती, या भवती में भू प्लस ति दिया हुआ है, ठीक, तो तिप प्रत्यय तो जुड़ गया है, भू आपकी धातु थी, ये भू धातु थी, लेकिन यहां पर आपका क्या हो गया है, तिप प्रत्यय जुड़ा, तिप प्रत्यय, लेकिन यहां से भू से आपने क्या बनाया, भव बनाया, भू से भव बन गया, लेकिन ये भव आपका आधा, वह आधा है, इसके बीच में भी आपको यहां क्या करना है, सप आदेश होता है, क्या होता है, सप आदेश होता है, ये जो सप आदेश होता है यही आपका विकिरण कहलाता है, सप आदेश होता है जो, यही आपका क्या कहलाता है, इसमें शकार की संज्ञा पकार की संज्ञा, इसका आ आपका शेष रहता है, तो यहां आपका बनेगा भव प्लस आ प्लस तिप, ठीक है। अब इसको मिलाएंगे तो ये वा आपका पूरा हो जाएगा और ये बन जाएगा भवती, बन जाएगा भवती। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, बोले जो हमारा क्या ये सप होता है आ, शयन में या शेष बचता है और श्नु में हमारा नु बचता है, आदि प्रत्यय विकरण कहलाते हैं। जैसे भवती में भू ती के मध्य में शप हुआ है और भू आ प्लस ती विकरण भेद से ही धातुएं 10 विभिन्न गणों में विभक्त होती हैं। गण हमारे जैसे भुआदि गण, जोहत्यादि गण, तनादि गण, चुरादि गण, इन सारे गणों के आधार पर हमारे धातुओं के 10 गण, लगभग हमारे व्याकरण में 2000 धातुएं हम लोग प्रयोग में लाते हैं, ठीक। यहां पर देखें अब संयोग संज्ञा, यहां पर भी देखें हलो अंतरः संयोगः, एक सूत्र आता है हलो अंतरः संयोगः, उसी के माध्यम से यहां पर संयोग संज्ञा को दर्शाया जा रहा है। संस्कृत में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में प्राप्त हुआ होता है, एक महत्वपूर्ण संज्ञा है क्योंकि वर्णों का संयोग तो होगा ना, ठीक, संयोग कहलाएगा। यह एक पारिभाषिक शब्द है, क्या है, एक पारिभाषिक शब्द है। कैसे, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका अर्थ है हलो अंतराह संयोग किया है, अर्थात स्वर रहित व्यंजनों, स्वर रहित जिसमें स्वर नहीं होता है, जैसे क, ख, म, न, ये स्वर हैं, इनमें स्वर रहित है, नीचे हलंत लगा ना, मतलब स्वर नहीं है, तो अर्थात स्वर रहित व्यंजन हल के व्यवधान रहित समीप भाव को संयोग कहते हैं। जैसे महत्व में ता, महत्व में ता ता तथा वा का संयोग हुआ है, ठीक। अब ये हलंत वर्ण जहां होंगे जब ये पीछे वाले वर्ण से जुड़ते हैं, जैसे यहां इसी के साथ में ये बड़ा का लिख दिया है, तो इन दोनों की संयोग संज्ञा हो जाएगी बिना स्वर के और स्वर के। तो जैसे मान के चलिए यहां लिख दिया है मैंने का, आधा का और का, तो ये का हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये बन गया है का। अब दोनों की इनकी क्या हो गई है, यहाँ संयोग संज्ञा हो गई, दोनों मिल जाएंगे, ठीक। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, संपूर्ण, संपूर्ण लिखा ना, तो यहाँ पर सा और पा, इन दोनों का क्या हो गया है, संयोग संज्ञा हो गई है, मिल गए हैं, एक साथ मिल जाते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना, जैसे यहाँ महत्व लिखा ना, तो ये ता और वा ये मिल गए हैं, इन्हीं की संयोग। आपसे पूछे कोई कि महत्व में किसकी संयोग संज्ञा हुई, तो आप कहोगे ता और वा, ता और वा, इन तीनों का क्या हुआ है, संयोग हुआ है, इसीलिए ये संयोग संज्ञा यहाँ पर होगी, ठीक। संयोग संज्ञा हलंत वर्णों की होती है, ना कि स्वर की, ठीक, ध्यान रख लेना। हल व्यवधान रहित समीप भाव को सबसे पास के भाव में क्या कर देता है, इसी प्रकार से, जैसे रामा उद्यानम गच्छति, जैसे राम उद्यान जाता है, बगीचे में जाता है, बगीचे को जाता है, उद्यानम में दा और या, उद्यानम में दा और या यहां मिलकर है। आप लोग उद्यान ऐसे भी लिख देते हो ना, उद्यान लिखा ना, उद्यानम ये लिख दिया, तो यहां पर दा और या मिल करके आपका क्या बन गया है, द्या बन गया है, तो इन दोनों की यहां पर क्या हो गई है, संयोग संज्ञा हो गई। तथा गच्छति, गच्छति में चा और छा में चा और छा का संयोग हुआ है, गच्छति में चा और छा का संयोग हो गया है, ठीक, समझ में आ रहा है ना। फिर इसके बाद उन्होंने कहा अयम रामस्य ग्रंथा अस्ति, यह राम का ग्रंथ है, यह राम का ग्रंथ है। तो यहां पर भी देखें रामस्य में आधा सा और या, तो रामस्य में आधा सा और या, इन दोनों की क्या हो गई है, संयोग संज्ञा हो गई है। फिर ग्रंथ में क्या किया है, गा रा तथा ना और था, ठीक है ना, गा रा ना तथा था, इसकी क्या हुई है,
इन चारों की ग्रंथ में पूरे शब्द की संयोग संज्ञा हो गई है। गा में रा की संयोग संज्ञा और ना में था की संयोग संज्ञा, पूरे पद की हो गई है संयोग संज्ञा। ठीक, तथा अस्थि में जो अस्थि पद दिया हुआ है उसको देख लो, इसमें देखो सा और ता का संयोग हुआ है, सा और ता का संयोग हो गया है। ठीक, तो यहां पर हमारा ये क्या हो जाएगा, अस्थि बन जाएगा, संयोग संज्ञा। फिर इसके बाद अब आया हुआ है हमारा संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा क्या होता है, परा सन्निकर्षा संहिता, परा दूसरे वर्ण के निकट जाकर के जो संहिता संज्ञा करवाता है वही हमारा क्या कहलाता है, परा सन्निकर्षा संहिता, परा सन्निकर्षा संहिता। तो यहां पर भी देखे, जैसे यहां लिखा हुआ है वर्णों के अत्यंत समीप अर्थात व्यवधान रहित समीप को संहिता कहते हैं। जैसे परा सन्निकर्षा संहिता, वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होते हैं, जब आपस में मिलते हैं तभी यहाँ संधि होगी, अन्यथा संधि नहीं होगी। ध्यान रखना, तो वर्णों की अत्यंत समीपता को दर्शाने वाले पर व्यवधान रहित समीप को हम संहिता संज्ञा कहते हैं, बीच में कोई व्यवधान ना हो। जैसे वाक धन ईशा दिया हुआ है, वाक धन ईशा में का और ई में संहिता हो जाएगी, अत्यंत समीपता इन दोनों में है, पास में सबसे ज्यादा ये है, इसीलिए यहां पर ये संधिकार होते हैं। के कारण संधिकार होने से वागीशाह पद बना है। अगर ये आपस में नहीं मिलते, अगर ये आपस में संहिता नहीं करते तो फिर संहिता का मतलब होता है आपस में सुलह कर लेना। ठीक, चलो भाई आप वर्णन कर लो और दोनों लोग मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर इनमें परिवर्तन एक साथ मिलकर के संहिता नहीं होती तो संधिकार नहीं होता। ठीक, इसके बाद हम आगे चलेंगे। जैसे इसका एक आध और उदाहरण देख लो, जैसे यहां पर बात करें मैं, ये लिखा हुआ है अद्यपि, ठीक, यद्यपि, यदि प्लस अपि दिया हुआ है, तो यहां पर भी आपको क्या करना है, या द ई और अपि ये दिया हुआ है, फिर यहां पर आ जाएगा आपका या। ठीक, और अत्यंत समीपता अब आ जाएगी, यहां पर दा हो जाएगा और यहां या हो जाएगा, ये मिल जाएंगे और ये आ हो जाएगा। अब इनमें अत्यंत समीपता, पहले तो ये दोनों वर्ण मिलेंगे तो यहां बनेगा यद्य और आ मिल जाएगा, तो इन दोनों की समीपता कहलाएगी, तो पूरा हो जाएगा और बन जाएगा यहाँ दा या और आ की अत्यंत संहिता हो गई और यहाँ यद्यपि पद बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और संप्रसारण दिया हुआ है, तो संप्रसारण का मतलब होता है इंगियणः संप्रसारणम। यहां पर एक सूत्र लगता है परासन्निकर्षा संहिता, यहां लगता है इंगियणः संप्रसारणम। अब ये वाला जो सूत्र आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, ध्यान रख लेना, यण प्रत्याहार में या वा रा ला के स्थान पर ई उ रि सी लिरि के प्रयोग को संप्रसारण कहते हैं, इंगियणः संप्रसारण, जैसे यज इज इज्यते इत्यादि। ठीक, तो यहां पर अब देखना मैं जो आपको बता रहा हूं, यण एको यणचि एक सूत्र है, एको यणचि एक सूत्र दिया हुआ है। एको यणचि सूत्र कहता है कि एक के स्थान पर आप क्या करो, ई उ ऋषि और लिरि इनके स्थान पर या आदेश करो, तो ये यण संधि के आधार पर यहाँ या वा रा ला ये आदेश हो जाता है, होता है। ये अभी तो एक एको यणचि सूत्र के आधार पर ई के स्थान पर या हो गया, लेकिन जब ये वाला सूत्र लगाते हैं इंगियणः संप्रसारणम, तो वो कहता है एक के स्थान पर इसके स्थान, अभी कर रहे हैं हम लोग ऐसे, एक के स्थान पर इसको ला रहे हैं, लेकिन अब करना है ऐसे, इनके स्थान पर इसको लाना है, प्रमोशन करना है भैया। पहले स्वर से व्यंजन में लाए, पहले डिमोशन किया, फिर व्यंजन से स्वर बनाना है तो प्रमोशन होना है, और यही प्रमोशन की प्रक्रिया कहलाती है संप्रसारण। ठीक, ई के अभी या के स्थान पर, जैसे देखो अब बेसिक तौर से आप समझने की कोशिश करना कि मान के चलिए कि आप जहाँ रहते हैं आपके पड़ोसी में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी चीनी ख़त्म हो जाती है, कभी चाय पत्ती ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो कहते थोड़ा सा पड़ोसी से लेके आ जाओ, ठीक है ना, पास में से लेकर के आ जाओ, तो लेने जाते हैं, वहाँ से लेकर के हम आते हैं तो ले आए, लेकिन कभी अगर जिसके यहाँ से आज आप चीनी लेकर के आए हैं, ठीक है, और जिसके यहाँ से चाय पत्ती लेकर के आए, कभी उसको कभी ज़रूरत पड़ जाती है नमक की, तो आप फिर वो अगर आपके यहाँ आ जाएगा तो आपको देना पड़ेगा ना, तो
तो वही है आदान प्रदान की क्रिया। तो कभी ई के स्थान पर या होता है तो या के स्थान पर ई हो जाए, इसी आदान प्रदान की क्रिया हमारी क्या कहलाती है? संप्रसारण। क्या कहलाती है? संप्रसारण। ध्यान रख लेना, इंगियणः संप्रसारणम, ये हमारा सूत्र लगता है यहाँ पर, और संप्रसारण की क्रिया यहाँ हो जाती है। या व राला के स्थान पर ई उ ऋषि लिरी हो जाता है, और ये हमारा संप्रसारण कहलाता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरणम की ये संज्ञाओं के बारे में जाना है। संज्ञाएं ऐसी ही होती हैं हमारी इसमें संस्कृत व्याकरण में, कहीं निष्ठा संज्ञा होगी, कहीं संयोग संज्ञा होगी, कहीं संहिता संज्ञा होगी, कहीं संप्रसारण संज्ञा होगी। इनको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और विधिवत तरीके से पढ़िएगा। 10th वालों को कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें। 9th वालों के लिए तो अभी बहुत समय है 10th में बोर्ड में परीक्षा देने के लिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहें। ठीक, वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के, यदि आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12th क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्मित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से, और यहाँ से आपको ये भी जानकारी हो जाएगी कि ये नोट्स कैसे आप तक पहुंचेंगे। यदि आप यूट्यूब के अलावा भी सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह एक्टिव हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाए बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।